नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की जो क्लास है वो क्रिया की हमारे दूसरे नंबर की क्लासेज है। और ये जो क्लास है वो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, डीएस सभी के लिए है। साथियों, मैंने हमेशा ये देखा है कि बहुत सारी जगह पर जो है ना ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो भी थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी लूज है, लेकिन फिर भी मैं क्लास को लूँगा 100%। आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारे नोट्स हैं। पहले मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में तुक्के मार दिए या कुछ भी पढ़ा दिया, ये कभी नहीं होता है साथियों। आपको अगर मैंने पढ़ा दिया तो यहाँ से इसके अलावा कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से नोट्स बनाइए और पढ़िए और फिर दिल से जो है आप एग्ज़ाम देने जाइए। आपके टोटल जो है ना वो इसी से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम लोग दूसरी क्लास कर रहे हैं और ये दूसरी क्लास है साथियों किसकी? क्रिया की। क्रिया में सबसे पहले हम लोगों ने 7 प्रकार जो है क्रिया के किए थे। उसमें से आज पहला प्रकार हम लोग करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, या रचना के आधार पर क्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और रचना के आधार पर क्रिया के भेद भी हमने 7 भागों में बांटा था, उनमें से हम लोग पूरे सातों के सातों आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रचना के रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आप स्पीड से भी देख सकते हो, ये सुविधा भी है। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर हमने पहले देख लिए थे कौन कौन से भेद थे। आज हम एक एक भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रचना के आधार पर जो भेद आता है वो आता है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया सबसे पहले है। इसकी परिभाषा देखते हैं। नाम धातु क्रिया की क्या परिभाषा होती है? लिखो। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है ना वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनसे बनने वाली जितनी भी क्रिया होती है वो सब नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर वे क्रियाएं वे क्रियाएं वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं। विशेषण शब्दों से बनती हैं, शब्दों से बनती हैं। उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। कुल मिला के बात यह है कि ना को हटा दिया जाए तो वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अपना, अगर ये अपना यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, तो अपनाना बनता है, नहीं बनता है? अपनाना। ठीक है, तो ये किससे बनी है? आपके सर्वनाम से बनी है, अपनाना। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरे आपको बताता हूँ शर्म, तो ये शर्म जो है शब्द है वो संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? शर्माना। शर्माना, तो ये किससे बनी है? संज्ञा से बनी है। हो जाएगा याद। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करते हैं लज्जा। लज्जा शब्द क्या है? संज्ञा है, भाववाचक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लजाना। किससे बनी है? संज्ञा से बनी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं गर्म शब्द से। तो गर्म यहाँ पर क्या है? विशेषण है, विशेषण है ना, तो गरमाना। गरमाना, तो ये किससे बनी है? आपके विशेषण से बनी है। तो कुल मिला के बात यह है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसको वाक्य में प्रयोग कर लो, इन्हीं को वाक्य में प्रयोग करके देख लो नाम धातु क्रिया कोई। तो उदाहरण के तौर पर वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो, सबसे पहले उसने, उसने उसे, उसने उसे
अपनाया, उसने उसे क्या किया, अपनाया। तो अपना से बनी नहीं बनी है, अपनाया। अपना यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, उससे क्या बन गया, हमने या जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपनाया। तो ये क्या हो गई, नाम धातु क्रिया होगी। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। याद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लो। वह मोहन, वह मोहन पर गरमा रहा है। तो गर्म शब्द से बनी है गरमा रहा है। तो गर्म शब्द यहाँ पर क्या है, आप सबको पता है कि विशेषण है। गर्म शब्द क्या है, विशेषता बताता है कि ये स्पर्श करने से पता लगता है ना। तो ये क्या हो गए, विशेषण से बनने वाली क्रिया हो गई। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। एक और देख लो, तीसरा, सीता, सीता लजा गई। तो यहाँ पर लज्जा शब्द से बनी है, लजा गई किससे बनी है, लज्जा शब्द। यहाँ पर लज्जा शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में भाववाचक है ना, तो भाववाचक संज्ञा से बनी है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। यहाँ पर तो कर लोगे ना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आती है, किसके, रचना के आधार पर दूसरे नंबर की जो क्रिया है वो होती है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाए। इससे भी पता लग रहा है इसमें अनुकरण होगा। इसमें क्या होगा, अनुकरण होगा। जैसे कुत्ता क्या, जैसे बिल्ली क्या होती है, म्याऊ म्याऊ करती है, तो मिमियाना बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। पंख जो है फड़फड़ाते हैं तो उसको फड़फड़ाना बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकरण होगा, उसी चीज का अनुकरण किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। किसकी डेफिनेशन, अनुकरणात्मक क्रिया की डेफिनेशन लिखते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा, ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अनुकरणात्मक वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि, कार्य, इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखो। वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो, वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि, कार्य, वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि, कार्य, वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि, कार्य या दृश्य, दृश्य के आधार पर निर्मित होती है, आधार पर निर्मित होती है। इन्हें हम लोग संयुक्त क्रिया भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त क्रिया भी कहते हैं, एक बात है। लेकिन अगर ऑप्शन में संयुक्त क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया आ जाए तो अनुकरणात्मक क्रिया सही होगी, इस बात का ध्यान रखना। उन्हें अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अनुकरणात्मक, आगे लिख लो, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, अनुकरणात्मक क्रिया रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया भी होती है। अनुकरणात्मक क्रिया रचना के आधार पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया भी होती है। जैसे बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, तो क्या हो जाएगा, मिमियाना, मिमियाना, आप सबको पता है। इसी तरह से घोड़ा हिनहिनाता है तो क्या हो जाएगा, हिनहिनाना, हिनहिनाना, ठीक है। इसी तरह से तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टिमटिमाना, ठीक है ना। इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम दरवाजे को क्या करते हैं, खटखटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, खटखटाना, खटखटाना, ठीक है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, किसी को शाबाशी देते हैं पीठ पर तो उसे क्या बोल देते हैं, थपथपाना, क्या बोल देते हैं,
थप थपाना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसी तरह से सांप जो है चलता है तो उसकी आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं? सरसराना। ठीक है ना। इसी तरह से आप सभी को पता है, कोई बच्चा रोता है तो उसको क्या बोलते हैं? गिड़गिड़ाना, है ना। रिरियाना बोलते हैं उसको, रिरियाना। गिड़गिड़ाना भी हो जाएगा ना, रिरियाना। ठीक है ना। फड़फड़ाना भी हो जाएगा, गिड़गिड़ाना भी हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं और रचना के आधार पर बात करें तो संयुक्त क्रिया की भी कहते हैं। इसको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। देखो, वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं वाक्य में प्रयोग करूं यहाँ पर, थोड़ा नहीं, घोड़ा, थोड़ा नहीं, घोड़ा, घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसी तरह से बिल्ली, ऐसे लिख दो या वाक्य में लिख दो, बात एक ही होती है। बिल्ली मिमिया रही है, ठीक है, हो जाएगी। तीसरी तरह से आकाश में, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला हो जाएगा आपका 4th नंबर पर। देखो, पक्षी पंख क्या कर रहे हैं? फड़फड़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर फड़फड़ाना, टिमटिमाना, मिमियाना, हिनहिनाना, थपथपाना, सरसराना, ये सब क्रियाएं क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना साथियों कि सर जबरदस्त मैटर है, सर जबरदस्त नोट्स लिखवाते हो आप। तो ये चीज आपकी मेरे पास आनी चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरह से नोट्स आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह से आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, ठीक है, आपका प्यार बना रहे और इस तरह से लोगों को भी आप जागरूक करें। महंगे महंगे कोर्स मत खरीदो, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, फिर क्या समस्या है? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। अगली क्रिया आती है तीसरे नंबर पर। मैं दोबारा भी बता दूंगा, इसको टेंशन मत लो। तीसरे नंबर पर जो क्रिया आती है पुनरुक्त क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन उक्त हो जाएगा, पुनः धन उक्त विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। पुनरुक्त क्रिया, इसकी डेफिनेशन देखो, यदि किसी क्रिया शब्द की, यदि किसी क्रिया शब्द की, यदि किसी क्रिया शब्द की, यदि किसी क्रिया शब्द की आवर्ती हो तो उसे, शब्द की आवर्ती यानी कि रिपीट होना, आवर्ती हो तो उसे, उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। अगर किसी शब्द की आवर्ती हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? पुनरुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे। अब जैसे मान लीजिए कि जो पुनरुक्त क्रिया होती है, पुनरुक्त क्रिया कभी कभी जो है ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भी जो है ना बोध करवाती है। पुनरुक्त क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भी बोध करवा देती है। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। वह पढ़कर, वह पढ़ पढ़कर क्या हो गया? थक गया। वह पढ़ पढ़कर क्या हो गया? थक गया। तो यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है ना, पढ़ पढ़कर, काम तो एक ही हो रहा है लेकिन वो पढ़ पढ़कर थक गया। तो आवर्ती हो रही है, एक ही क्रिया की आवर्ती हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीतिवाचक भी हो गया। चलते चलते थक गया, दौड़ते दौड़ते थक गया, इस तरह से। तो जहां पर एक ही क्रिया की आवर्ती होती है वहां पर कौन सी होती है? पुनरुक्त क्रिया, यानी कि पुनः मतलब फिर से, उक्त मतलब वापस बोला जाए, पुनरुक्त। इसका क्या हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं? पुनः धन उक्त, यानी कि पुनः मतलब फिर से, ठीक है, उक्त मतलब कहना,
पुनः मतलब फिर से, उक्त मतलब कहना, यानी कि वापस उसी चीज को बोला जाए। तो पढ़ और फिर वापस पढ़, तो पढ़ पढ़ कर, तो एक ही शब्द को वापस रिपीट किया तो आवर्ती हो गई, आवर्ती हो गई तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग यहाँ लेते हैं, वह चलते चलते, वह चलते चलते रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चलते चलते, तो वही रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, पुनरुक्त क्रिया कहेंगे। बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों के, तो फिर मामला गड़बड़ है अगर समझ में नहीं आ रही। तो इतना अच्छे से डिटेल से पढ़ाने के बाद भी अब प्यार तो आप लोगों का मिलना चाहिए भैया, प्यार तो आप लोग ही करोगे ना यार। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चले अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगली जो क्रिया आती है पुनरुक्त क्रिया के बाद में, वो क्रिया है संयुक्त क्रिया और अगली है यौगिक क्रिया। एक ही साथ देखेंगे हम इसे, मैं पूरा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो वो क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया, एक साथ देखेंगे हम इसको, है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में बोर्ड को डिवाइड करते हैं, अच्छे से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त क्रिया, कौन से नंबर की आएगी, 4th नंबर की संयुक्त क्रिया। और यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगी यौगिक क्रिया। ठीक है, 5 नंबर की। अब यार संयुक्त और यौगिक एक जैसा ही है ना, यौगिक क्रिया, फिर अलग अलग क्यों है, यही सबसे मेन चीज है जानना कि भैया संयुक्त भी बात वही है, संयुक्त में भी जोड़ना ही होता है, यौगिक में भी जोड़ना ही होता है, फिर अलग अलग क्या है, तो ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, तो देखो संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया, सबसे पहले संयुक्त क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए, ठीक है, लिखो, यदि दो क्रिया शब्द, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा तथा दोनों से एक ही कार्य का ज्ञान हो, तथा दोनों से एक ही कार्य का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान होना होता है, बोध हो, बोध हो, तो आप सबको पता है बोध हो, तो उस क्रिया रूप को क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया रूप कहते हैं। हो तो उस क्रिया रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, उस क्रिया रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि दो क्रिया शब्द एक साथ आएंगे लेकिन दोनों से एक ही कार्य का बोध होता है, यानी कि दो क्रिया, एक दो शब्द तो आएंगे, दो क्रिया रूप तो, लेकिन काम एक ही होगा। तो कैसे होगा, उदाहरण यहां पर देखो, उदाहरण से ज्यादा समझ में आती है चीजें, है ना। वह रोने लगा, वह रोने लगा, देखो यहां पर क्रिया तो रोना और लगा, यानी कि लगना, दो अलग अलग क्रियाएं हैं लेकिन कार्य का एक ही हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरा अगर उदाहरण देखें, वह उठ गया, तो यहां पर देखो दो क्रियाएं हैं लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, तो जब कार्य एक ही हो या कार्य का एक ही होने का बोध हो या कार्य का एक ही होने का ज्ञान हो, तो उस क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। बात समझ में आ गई। तो यौगिक क्रिया में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्रियाएं भी अलग अलग होगी लेकिन कार्य का बोध भी अलग अलग ही होगा, तो वह यौगिक क्रियाएं होती है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी परिभाषा भी अच्छे से लिखना जरूरी है क्योंकि परिभाषा याद होना अलग बात है, कभी कभी परिभाषा देख करके पूछ लिया जाता है ना। तो लिखो, इसकी परिभाषा लिखो, यदि दो क्रिया शब्द, यदि दो क्रिया शब्द, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा
उनसे अलग अलग तथा उनसे अलग अलग कार्यों का बोध हो तथा उनसे अलग अलग कार्यों का बोध हो तो उस क्रिया रूप को कार्यों का बोध हो तो उस क्रिया रूप को यौगिक क्रिया कहते हैं। उसे हम लोग यौगिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से ज्यादा समझ में आती है चीजें। उदाहरण लिखो, वे नाचते गाते जा रहे हैं। अब यहां पर देखो, नाचते गाते, काम तो एक ही हो रहा है, क्रिया अलग अलग है। क्या कह रहा है ये? यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तो नाचना अलग है और गाना अलग है। दोनों शब्द अलग अलग है, दो क्रिया शब्द अलग अलग है, लेकिन एक साथ आए तथा उनसे अलग अलग कार्यों का हमें क्या होना चाहिए? बोध अलग हो। देखो, नाचना और गाना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और कार्य का भी बोध अलग अलग ही हो रहा है। नाचना अलग बात है और गाना अलग बात है, यानी कि वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं, तो अलग अलग बोध हो रहा है हमें। ठीक है, अगर हमें इसको जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगी? ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? और अगर टोटल मिला दिया जाए तो ये सजाती क्रिया हो जाएगी। हम पढ़ेंगे बाद में, है ना? तो यहां पर देखो, दूसरा उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो नाचते गाते जा रहे, वे खाते पीते जा रहे हैं। तो खाना और पीना, तो खाना अलग हो गया, पीना अलग हो गया, तो बात अलग अलग है, शब्द भी अलग अलग है। तो यहां पर ये यही कह रहा है, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा उनसे अलग अलग कार्यों का बोध हो, शब्द भी अलग अलग हो और कार्य होने का बोध भी अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होती है? यौगिक क्रिया होती है। यहां पर क्या होता है कि शब्द तो अलग अलग होंगे लेकिन कार्य का बोध एक ही होगा। दो क्रिया शब्द तो आएंगे लेकिन कार्य होना एक ही होगा। यहाँ दो क्रिया शब्द आएंगे और कार्य भी अलग अलग ही होंगे, लेकिन संयुक्त क्रिया में कार्य एक ही होगा। दो क्रिया शब्द है लेकिन कार्य होना एक ही होगा, या दो क्रिया शब्द है लेकिन कार्य का होना अलग अलग होगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया बहुत जबरदस्त है भाई। ठीक है ना? मतलब मजा आ जाना चाहिए इनसे। चलिए लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। और अगली क्रिया जो आती है वो भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। यहां तक हो गया। तो कितनी क्रियाएं हो गई हमारी? चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं हो गई। छठी क्रिया पर हम लोग आ जाते हैं, और छठी क्रिया मूल क्रिया, जिसको रूढ़ क्रिया भी कहते हैं। रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, मूल, रूढ़ या फिर धातु क्रिया। मूल, रूढ़ या धातु क्रिया, इसकी परिभाषा लिखते हैं। मतलब परिभाषा, उदाहरण सब कुछ लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये सोच लेना। ठीक है ना? लिखो परिभाषा लिखो। यदि क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दिया जाए तो बताओ वो मूल बचेगा नहीं बचेगा? अगर ना हटा दिया तो मूल रूप में बचेगी ना, धातु रूप में बचेगा वो। रूढ़ रूप में जिसके फिर टुकड़े हो नहीं सकते तो वो मूल हो गया, फिर उसके टुकड़े नहीं हो सकते, धातु रूप में बचेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दिया जाए, ठीक है, तो शेष बची क्रिया मूल, धातु या फिर रूढ़ क्रिया कहलाती है।
क्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, एक उदाहरण सिंपल सा, वह पढ़ रहा है। वह क्या हो रहा है? पढ़ रहा है, या फिर वह पढ़ लिया, एक ही बात है। लेकिन अब बताओ, यहाँ पर ना हटा दिया, मूल रूप में आई है, इसका मतलब ये क्या हो गई? रूढ़ या मूल या धातु क्रिया, इसको हम लोग कह देंगे। समझ में आएगी बात? आगे देखो, कचरा बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन मत करो, क्योंकि मैं जो है ना अलग अलग पढ़ाऊंगा आपको, अलग अलग भेद अलग अलग क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी क्रिया आ जाएगी? सामान्य क्रिया, 7वें नंबर पर। सामान्य क्रिया, इसमें ना जोड़ देंगे, पहले ना हटाया था, इसमें जोड़ दो सामान्य क्रिया में। इसकी परिभाषा देख लो भाई, सामान्य क्रिया की क्या परिभाषा होगी? यदि यदि धातु या रूढ़, ठीक है, धातु रूढ़ या मूल क्रिया, धातु रूढ़ या मूल क्रिया में ना ना जोड़ दिया जाए, ना जोड़ दिया जाए, तो वह क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। ये कोई इंपोर्टेंट नहीं, रचना के आधार पर कोई क्रिया इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा जो कर्म के आधार पर इंपोर्टेंट होती है। लेकिन सारी क्रियाएं पढ़नी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें पता लग जाना चाहिए कहाँ ये क्रिया है। बार बार अगर आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अगर आप सोचो कि एक बार में चीजें याद हो जाए तो वो कभी भी नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आसानी से और आराम से पढ़ाने वाला इंसान हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग कहो कि माँ मजाक लड़ा ढिगड़ा, ये चीजें नहीं होती है वो तरीके से, क्योंकि आप लोगों को जॉब चाहिए, वो नोट्स, वो चीजें चाहिए जो वहां से भी कंपटीशन में आए, ये सबसे मुख्य बात है। ठीक है, तो नोट्स बनाएं और उन्हें पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, तो ये पता लग गया कि अगर उसमें ना हटा दिया जाए तो वो कौन सी क्रिया होगी? रूढ़, धातु या मूल क्रिया कहलाएगी। ना जोड़ दिया जाए तो फिर वो सामान्य क्रिया हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके उदाहरण को लिख लेते हैं। ना जोड़ दो इसमें, ठीक है ना, जैसे पढ़ना, ठीक है ना, लिखना। अगर लिख ही शब्द होगा तो क्या हो जाएगा? मूल। पढ़ ही शब्द होगा तो क्या हो जाएगा? मूल या रूढ़। ठीक है ना, इसी तरह से लिखना हो जाएगा। और आप और भी लिख लो, बहुत सारे शब्द हैं यार, पढ़ना, लिखना, नहाना, ठीक है ना, चलना, क्या हो जाएगा? चलना, खाना, दिखाना, ठीक है ना। तो ये जिनके पीछे ना जोड़ दिया जाता है तो वो सामान्य क्रियाएं हो जाती है। मेरे हिसाब से रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद थे, 7 भेद, वो हमने कंप्लीट किए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर अच्छे से उन चीजों को, ताकि आपको अब लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। क्रिया हम लोगों ने शुरू से पढ़ी है, शुरू से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये रहा आपके, एक बार शुरू से बता रहा हूँ। फर्स्ट क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज। सबसे पहले नाम धातु क्रिया है, उसकी परिभाषा। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है, उसे अपनाना। शर्म से शर्माना संज्ञा शब्द है। लज्जा, यहाँ पर संज्ञा है, लजाना। गर्म से गर्माना। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्द जिनसे ये क्रिया बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाक्य में प्रयोग कर दिया, उसने उसे अपनाया, तो अपनाया शब्द हो गया। वह मोहन पर गरमाया, गर्म शब्द से गरमाया। ठीक है, लज्जा शब्द से लजा गई। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया, दूसरी क्रिया आती है अनुकरणात्मक क्रिया। इसकी परिभाषा है, देखो, वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि कार्य दृश्य के आधार पर निर्मित होती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया को रचना के आधार पर हम लोग संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे हिनहिनाना, टिमटिमाना, मिमियाना, खटखटाना, थपथपाना, सरसराना, रिरियाना, इस तरह से, है ना। जैसे घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। मिमियाती है बिल्ली। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, पक्षियों के पंख फड़फड़ाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है? आपकी संयुक्त क्रिया होती है।
पुनरुक्त अनुकरणात्मक क्रिया भी जिसको कहते हैं। आगे देखो यहाँ पर पुनरुक्त क्रिया, यदि किसी क्रिया शब्द से आवर्ती होती है तो पुनरुक्त क्रिया होती है। पुनः मतलब फिर से, उक्त मतलब कहना, तो पढ़ना, पढ़ कर, तो आवर्ती हो रही है ना एक ही शब्द की, तो पढ़ कर, तो आवर्ती होना मतलब पुनरुक्त क्रिया होती है, चलते चलते आवर्ती हो रही है। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक के साथ दोनों क्रियाओं को देखा था, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तो दोनों से एक ही कार्य हो, दो क्रिया शब्द आएंगे दोनों से एक ही कार्य होगा, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे रोने लगा, तो एक दो शब्द, दोनों क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया। उठ गया, दोनों क्रिया शब्द हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। इसी तरह से यौगिक क्रिया में क्या होगी, यौगिक क्रिया में दोनों क्रियाएं अलग अलग होगी, लेकिन कार्य भी अलग अलग होगा, इसलिए ये यौगिक क्रिया होगी। जैसे नाचते गाते, दोनों क्रिया अलग अलग है, लेकिन कार्य अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यौगिक क्रिया। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं छठे नंबर पर, मूल, रूढ़ या धातु क्रिया की बात करेंगे। यदि क्रिया के सामान्य रूप में ना हटा दिया जाए तो वह मूल रूप में आ जाती है, धातु रूप में आ जाती है, या रूढ़ रूप में आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे पढ़ना, तो ना हटा दिया तो पढ़ रहा है, तो ये मूल क्रिया हो गई। इसी तरह से सामान्य क्रिया होती है कि जो मूल क्रिया, रूढ़ क्रिया या धातु क्रिया होती है उसमें ना जोड़ दिया जाए तो वो सामान्य क्रिया हो जाती है। तो इसी तरह से पढ़ना, लिखना, चलना, खाना पीना, नहाना, सबके पीछे ना जोड़ दिया जाए तो वो सामान्य क्रिया। ना हटाना मतलब रूढ़ क्रिया, धातु क्रिया हो जाती है। ना जोड़ दिया जाए मतलब वो क्रिया आपकी फिर सामान्य क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये आज रचना के आधार पर पूरे क्रिया के 7 भेद कंप्लीट किए हैं। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर आप सबको पता होगा, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं, मुख्य क्रिया वगैरह, जो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। शायद आपको अच्छा लगेगा और प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।